Hello and welcome to my channel. My name is Sheetal. Today I am going to explain you section 14, 15 and 16 of the Hindu Marriage Act of 1955. Now, इस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर 13 तक का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए और उन सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो एक बार जाके चेक कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट टुडेज वीडियो। सेक्शन 14, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ अ मैरिज। इसमें दो सबसेक्शन आते हैं, सबसेक्शन 1 एंड 2। सो सबसेक्शन 1 says that notwithstanding anything contained in this act, it shall not competent for any court to entertain any case for dissolution of a marriage by the decree of divorce unless at the date of the presentation of the case 1 year has been elapsed since the date of marriage. It means कि शादी के 1 साल बाद आप कोर्ट में जा सकते हो फॉर फाइलिंग द केस ऑफ डाइवोर्स, और कोई दूसरे कोर्ट में आप नहीं जा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब उस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते थे, अभी बहुत सारे फैमिली कोर्ट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो अभी आप फैमिली कोर्ट में जा सकते हो। यानी कि जिस कोर्ट के पास पावर है उसी कोर्ट में आपको जाना है। लेकिन इस सबसेक्शन 1 में ये लिखा है कि शादी के 1 साल के बाद ही आप जो है कोर्ट में जा सकते हो फॉर फाइलिंग द केस ऑफ डाइवोर्स और डिमांडिंग फॉर अ डाइवोर्स। नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 says that in disposing of any application under this section for leave to present a case for divorce before the expiration of the 1 year from the date of marriage, the court shall have regard to the interest of any child of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of a set period, means 1 year. It means कि अगर कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस जाती है 1 साल के बाद, ठीक है, तो अगर उनका कोई चाइल्ड है तो कोर्ट को डाइवोर्स देने से पहले उस बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट ऐसे ही डिसीजन नहीं दे सकता। अब शादी में अगर थर्ड पर्सन यानी कि उनका चाइल्ड है जो कि डिपेंडेंट है अपने मदर एंड फादर के ऊपर, ओके, और किसी भी चाइल्ड का जो है वो पालन पोषण जो है वो अपूरा रह जाता है अगर उसके लाइफ में उसके मॉम और डैड ना हो तो कोर्ट को जो है, अगर डाइवोर्स का केस है तो कोर्ट को बच्चे के बारे में सोचना अनिवार्य है। और अगर कोर्ट को लगता है कि दोनों पार्टी जो है जिनमें फाइट है वो उन दोनों में सुलह हो सकती है तो कोर्ट उनको एक और चांस दे सकता है। और अगर उन्हें लगता है कि सुलह नहीं हो सकती तो कोर्ट को उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ये लिखा है सबसेक्शन 2 में। दिस वॉज सेक्शन 14। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 15। Section 15. Divorced person when may marry again. When a marriage has been dissolved by the decree of divorce and either there no right of appeal against the decree, and if there such right of appeal, the time of appealing has been expired without an appeal have been presented, or appeal has been presented but it dismissed, it shall be lawful to either party टू द मैरिज टू मैरी अगेन। सेक्शन 15 में ये लिखा है कि अगर आपने कोर्ट में अपील की है डाइवोर्स के लिए और आपका डाइवोर्स हो चुका है और आगे और अपील के लिए चांस नहीं है, यानी कि सुपीरियर कोर्ट में जाने का चांस नहीं है, और अगर आपके पास चांस था अपील का और आपने अपील नहीं किया, यानी कि कुछ समय होता है उसी समय में आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील दे सकते हैं और वो समय निकल चुका है, या फिर अगर आपने कोर्ट में अपील दी है लेकिन वो अपील डिसमिस हो गई, मीन्स खारिज हो गई, तो जो है जो पार्टीज है जो डाइवोर्स हो चुकी है वो फिर से शादी कर सकते हैं। मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवोर्स हो चुका है आपका और अगेन अपील का चांस नहीं है। सेकेंड, अपील का चांस था लेकिन जो है टाइम एक्सपायर हो गया है। थर्ड, आपने अपील किया लेकिन कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। तो अगर ऐसा है और फिर आप जो है यू कैन मैरी अगेन। सो दिस वॉज रिटन इन सेक्शन 15। सेक्शन 16, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। इसमें 3 सबसेक्शन आते हैं, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3।
So let's start. Subsection 1 says that notwithstanding that the marriage is null and void under section 11, any child of such a marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate whether such child is born before and after the commencement of this act, or whether or not the decree of nullity is granted in respect of that marriage under the act, and whether or not the marriage is held void or no petition under this act. It means according to section 11 इसका मीनिंग है कि जो शादी void मैरिज होती है उसके जो बच्चे होते हैं क्या वो लेजिटिमेट है या फिर इलेजिटिमेट है। तो इस पूरे सेक्शन में इतना ही लिखा है कि वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट होता है, बिकॉज भले आपकी शादी इस एक्ट के निकलने से पहले हुई हो या फिर बाद में, वो बच्चा जो है लेजिटिमेट यानी कि लीगल बेबी ही होगा और आप उसके नेचुरल गार्डियन बन जाओगे। ऐसा केस कोर्ट में अगर चल रहा है वॉइड मैरिज को लेके, अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है उस वक्त अगर चाइल्ड हो जाता है तो वो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट रहेगा। लेजिटिमेट मीन्स उस चाइल्ड को आप दोनों यानी कि सिर्फ मदर एंड फादर उसके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे उसको हक मिलेगा यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर शादी वॉइड मैरिज भी है तो आपका जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट है और उसको आप दोनों की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलेगा। ये लिखा है इस सबसेक्शन 1 में। नाउ सबसेक्शन 2 says that where degree of nullity is granted in respect of voidable marriage under section 12, any child conceived before the decree of court who would have been the legitimate child of the parties to the marriage, if at the date of the decree it has been dissolved instead of nullity, shall be deemed to be their legitimate child, notwithstanding the degree of nullity. इट मीन्स अगर कोई भी केस कोर्ट के पास जाता है फॉर द डिमांडिंग ऑफ डिग्री ऑफ वॉइडेबल मैरिज, तो अगर उनका कोई चाइल्ड है तो वो भी चाइल्ड लेजिटिमेट होगा। ये जो इतना सारा लिखा है उसका मीनिंग इतना ही है कि वॉइडेबल मैरिज का अगर कोई चाइल्ड है तो वो भी लेजिटिमेट ही होता है, उसको भी अपने मदर एंड फादर के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलता है। नाउ सबसेक्शन 3 नथिंग कंटेनेड इन सबसेक्शन 1 and 2 shall be instruct as conferred upon any child of a marriage which is null and void, which is annulled by a decree of nullity under section 12, any right to the property of a person other than the parents. In any case passing of such an act, the child would have been incapable of acquiring any such right by reason of his not being legitimate child of his parent. इसका मीनिंग है कि अगर कोई चाइल्ड वॉइड मैरिज या फिर वॉइडेबल मैरिज का चाइल्ड है तो उसे अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलता है। तो ये लिखा है सबसेक्शन 3 में। नाउ वी विल सी सम केस लॉज इन द केस पारायण अंडेयाल इरावता अन्नप्रवन कालिनी अम्मा वर्सेस के देवी जेटी। दिस केस वॉज डिसाइडेड इन द ईयर 1996 इन सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो सेक्शन दिए गए हैं अंडर सेक्शन 16, जो सबसेक्शन 1, 2 and 3 है, ये क्यों दिए गए हैं? जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन जो होते हैं वॉइड मैरिज वॉइडेबल मैरिज के, उन्हें सोसाइटी में स्टेटस मिले, इन्हीं कारणों की वजह से ये सेक्शन दिए गए हैं। सो समटाइम्स व्हाट हैपन, जो लेजिटिमेट चाइल्ड्स है जो वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज के होते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अगर नहीं होगा या फिर उन्हें सोशली स्टेटस नहीं देंगे तो सोसाइटी जो है उन पर प्रेशर डालेगी और उन्हें यूज़ करेगी। सो उन्हें भी सोसाइटी में एक स्टेटस मिले और उनका भी अस्तित्व हो, इसके लिए ये सेक्शंस है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था और जजमेंट दिया गया था इन दिस केस। नाउ सेकेंड केस लॉ, दिस केस वॉज डिसाइडेड इन द ईयर 2003। द केस लॉ नेम इज चिनिया कैंटीन वर्सेस सीताराम मंथी। इसमें ये जजमेंट दिया गया था कि जो वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के जो चाइल्ड हैं, जो लेजिटिमेट चाइल्ड्स हैं, उन्हें जो है अपने एंसेस्ट्रल को पार्सनल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलेगा। ये जजमेंट दिया गया था इन दिस केस और ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था। So this was video on section 14, 15 and 16 of the Hindu Marriage Act of 1955.
और इस एक्ट के सेक्शन 1 से लेके 13 तक के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी है, जाके चेक कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड share it. Thank you for watching the video.